कार में बैठे थे आरव मेहरा और निहारिका शर्मा। दोनों एक छोटे से गांव कानपुर में जा रहे थे, जहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। पिछले महीने में वहां कई लोग अचानक गायब हो चुके थे और जो बचे थे वे अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता हमें पुलिस को साथ लेकर आना चाहिए था? अगर हम हर बार पुलिस के भरोसे बैठेंगे तो पत्रकारिता का क्या मतलब? हमें खुद सच्चाई का सामना करना होगा। लेकिन आरव के मन में भी एक अनजाना डर था। आरव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहाँ कुछ अजीब है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इतने लोग एक ही तरीके से गायब हो रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। ये गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? मुझे भी ये अजीब लग रहा है। आमतौर पर इस समय गांव में चहल पहल होती है। अचानक एक टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत झांकती देखी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। जैसे ही उसने आरव और निहारिका को देखा, वह घबराकर तेजी से अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तुमने देखा, लोग हमसे बच रहे हैं। हाँ, और वहाँ और ऐसा लग रहा है कि वह हमने देखकर डर गए हैं। वे दोनों अभी इस मोहल्ले को समझ नहीं रहे थे कि अचानक एक आदमी उनके सामने आ गया। वह एक दुबला पतला व्यक्ति था जिसके कपड़े मेल थे और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पत्रकार हूँ, हम इस गांव के बारे में जाने आए हैं। यहाँ से चले जाओ, तुरंत चले जाओ। ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन क्यों? हमें कुछ जानकारी चाहिए। कुछ सवालों के जवाब जाना कभी कभी भारी पड़ता है। यहाँ रहोगे तो अंधेरा तुम्हें भी निगल लेगा। ऐसा कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। आरव, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कोई हमें सच बताना नहीं चाहता, लेकिन सब डरे हुए हैं। पता नहीं, लेकिन हमें पता लगाना होगा आखिर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ। हमें पंडित किशोरीलाल से मिलना चाहिए, शायद वह कुछ बता सके। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें वहीं चलना चाहिए। आरव और निहारिका पंडित किशोरीलाल से मिलने के लिए उनके घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में लोग उन्हें देखकर बहुत डर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब आरव और निहारिका वहां पहुंचे तो देखते हैं कि पंडित एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हैं। पंडित जी, हम कालापुर में हो रही रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने आए हैं। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, यहाँ जो हो रहा है वह किसी इंसान का काम नहीं है। ये एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो 100 साल पहले दिया गया था। किसका श्राप? बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हें पूरी घटना बताता हूँ। आरव और निहारिका बैठ जाते हैं और उत्सुकता से पंडित जी की ओर देखते हैं। बहुत साल पहले गांव पर कोई श्राप नहीं था। तब इस गांव का नाम चंदनपुर था। उस समय गांव अपने सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। तब चंद्रिका नाम की एक लड़की अपने माता पिता और अपने भाई चिंटू के साथ रहती थी। चंद्रिका एक गरीब परिवार में जन्मी थी। वह बचपन से ही दिखने में बदसूरत थी, जिसके कारण उसके माता पिता भी उसके साथ भेदभाव करते थे, जिसके कारण चंद्रिका हमेशा उदास रहती थी, लेकिन मन की बहुत अच्छी थी। वह दूसरों की मदद करती थी। चंद्रिका घर का सारा काम करती थी और गांव में सब्जी बेचे भी जाती थी। सारा दिन काम करने के बाद भी उसकी माँ रोज किसी न किसी बात पर उसे डांटती रहती थी। माँ, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? अरे वाह, पहले दिन भर काम करने में नखरे और अब खाना भी चाहिए। जब मैंने तेरी उम्र में काम किया था तो किसी से खाने की फरमाइश नहीं की थी। मैंने पूरा घर साफ किया, बर्तन धो और कपड़े भी। प्लीज माँ, थोड़ा सा ही सही। चुप कर, अगर ज्यादा जबान चलाई तो भूखा ही सो जाएगी। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। चंद्रिका घर से बाहर चली जाती है। तभी हल्की हवा चलने लगती है और हल्की रोशनी जंगल से आ रही होती है। यह रोशनी कैसी है? बाहर अंधेरे जंगल की ओर हल्की हल्की रोशनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। चंद्रिका एक पल को सोचती है, फिर डरते हुए जंगल की ओर चली जाती है।
तभी उसके सामने एक जादुई देवी प्रकट होती। डरो मत चंद्रिका, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चंद्रिका घबराकर पीछे हटती है, लेकिन परी मुस्कुराती है और हाथ आगे बढ़ाती है। तुम कौन हो? मैं वह हूँ जो तुम्हें असली शक्ति देने आई हूँ, लेकिन याद रखना, असली शक्ति जादू में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी होती है। तभी चंद्रिका रोने लगती है। किसी ने आज तक मुझे अच्छे से बात नहीं की है। मेरी माँ भी मुझसे नफरत करती है। मेरी सूरत अभिशाप बन गई है। तभी जादुई देवी अपना हाथ ऊपर उठती है और जादू से चंद्रिका को सुंदर बना देती है। अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो, कोई भी तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा। लेकिन बेटा, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, मन का साफ होना भी जरूरी है। जिसका मन साफ होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसा कहकर जादुई देवी गायब हो जाती है और चंद्रिका घर चली जाती है। उसे दिन से दूर दूर तक चंद्रिका की सुंदरता के चर्चा फैल जाते हैं। चारों ओर केवल चंद्रिका की सुंदरता की चर्चा होने लगती है। लेकिन इसका श्राप से क्या मेल? मेल है, बहुत बड़ा मेल है। उसे समय का राजा वीरेंद्र बहुत घमंडी था। वह जनता के साथ दुर्व्यवहार करता था। उसका बेटा उसे विपरीत था। वह बहुत अच्छे व्यवहार का था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। राजकुमार हर रोज शिकार करने जाता था। एक दिन राजकुमार रवि जंगल में शिकार करने गए थे कि उनकी नजर चंद्रिका पर पड़ी। चंद्रिका को देखकर वह मोहित हो गए। राजकुमार चंद्रिका से शादी करना चाहने लगे, लेकिन राजा वीरेंद्र को जब यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। राजा वीरेंद्र यह शादी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे। राजकुमार, यह संभव नहीं है। तुम उससे विवाह नहीं कर सकते। लेकिन क्यों पिताजी? मैं चंद्रिका से विवाह करना चाहता हूँ। क्योंकि हमने तुम्हारा विवाह बचपन में ही सूरजगढ़ की राजकुमारी के साथ तय कर दिया था। लेकिन राजकुमार नहीं मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजा केवल अपने राज्यों को अधिक शक्तिशाली और दूसरे राज्य से अपनी संबंध अच्छे बनाना चाहते थे। एक दिन राजा राजकुमार को अपने पास बुलाते हैं। राजकुमार, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम चंद्रिका के साथ विवाह करना चाहते हो तो हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें सूरजगढ़ जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। धन्यवाद पिताजी, आपने हमारी बात मान ली। मैं अभी सूरजगढ़ जाता हूँ और उनसे माफी मांगता हूँ। लेकिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी पूरी योजना बताई, और पूरा गांव उनकी बात पर सहमत हो गया और चंद्रिका को वहां बुलाया गया। चंद्रिका को जबरदस्ती एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों बांधा है? तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने इस राज्य की रानी बनने का सपना देखा है। अब तुम नहीं बचोगे। चंद्रिका रोते हुए अपने जीवन की भीख मांगती रहती है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा ने पूरे गांव के सामने उसे जला देता है। चंद्रिका मरते मरते पूरे गांव को श्राप देती है कि जो भी रात को बाहर निकलेगा वह गायब हो जाएगा। लेकिन यह 21वीं शताब्दी है, क्या यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं हो सकता? नहीं बेटा, ऐसा होता तो लोग गायब कैसे होते हैं? पंडित जी, क्या इस श्राप को रोकने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। आरव और निहारिका ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। निहारिका ने खिड़की के बाहर झांका और उसकी सांसें थम गई। एक काला लंबा साया एक घर की ओर बढ़ रहा था। आरव उठो, ये देखो, ये क्या है? आरव तेजी से उठता है और बाहर देखता है। यह है कोई इंसान नहीं लग रहा। ये क्या चीज है? तभी खिड़की के शीशे पर एक तेज खरोच की आवाज आई। वे दोनों घबरा गए और जल्दी से पांडे को फोन किया और अपने पास बुलाया। रवि एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो उनकी सच्चाई को जानने के लिए मदद कर रहा था। पांडे, हमें गांव की चंद्रिका के घर जाना होगा। शायद वहीं साया की असली सच्चाई छिपी हो। रात गहरी होती जाती है। गांव का हर घर बंद था और बाहर सिर्फ हवा का सरसराहट सुने दे रही थी। आरव, निहारिका और रवि चंद्रिका के घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ता सुनसान और अंधेरे में पेड़ की छाया अजीब आकर ले रही थी।
जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, अजीबोगरीब आवाज गूंजने लगती है और अचानक हवा तेज हो जाती है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीब सी आकृति उभर रही होती थी। उनमें से एक आकृति बिल्कुल उसे चित्र जैसी थी जो पंडित जी की किताब में थी। एक लंबी काली छाया। अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजती है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर अचानक एक जोरदार आवाज हुई और आरव अचानक गायब हो गया। तुम कहाँ हो? पांडे ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक आवाज गूंजती है, मुझे मुक्त करो। ये आवाज आरव की थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। पांडे ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी नहीं होती है, जैसे कोई अधूरी शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर से दीवारों पर अजीब से आकृति उभरने लगी। एक लंबा काला आकृति जो धीरे धीरे बड़ी और लंबी होती जा रही थी। जो सत्य को जानने की कोशिश करता है वह अंधेरे में खो जाता है। काला साया जोर जोर से हंसता है। पांडे ने कमरे में चारों ओर देखा और कमरे का फर्श पर बने पुराने शिला को नोटिस किया। उनमें से एक पत्थर बाकी सभी से थोड़ा अलग दिख रहा था। ये पत्थर कुछ अजीब लग रहा है। रवि ने उसे दबाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर को दबाया, अचानक कमरे के बीचों बीच दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रवि और निहारिका चौंक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। हमें अंदर जाना चाहिए, हमें कोई सुराग मिल सकता है। हाँ चलो। दोनों बिना समय गंवाए उसे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर घुसते हुए एक सकरी सुरंग थी, लेकिन माहौल बेहद अजीब और डरावना था। यहाँ कोई ना कोई पहले से मौजूद है। सुरंग के अंदर चलते चलते वे एक बड़े गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों ओर पुराने कंकाल बिखरे हुए थे, जिसकी हड्डियों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मारा हो। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर की वेदना थी, जिस पर आरव में बेहोश पड़ा था। निहारिका तेजी से आरव की ओर बढ़ती है। उठो, हम यहाँ से निकला होगा। लेकिन जैसे ही उसने आरव को छूने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार झटका के साथ पूरी गुफा हिले लगी। चारों ओर एक अजीब सी हवा चलने लगी और काला साया प्रकट होता है। काला साया की आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगती है। तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम भी मुझसे नहीं बचोगे। निहारिका और पांडे के शरीर में अचानक एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी, जैसे कोई उनकी आत्मा खींच रहा हो। पांडे ने अपना होश संभाला और जल्दी से बाहर खड़े पंडित जी को फोन किया। पंडित जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। यह शक्ति बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं मंत्र पढ़ने शुरू करता हूँ। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किया, गुफा के अंदर का माहौल तेजी से बदलने लगा। दीवारों पर बनी आकृति कांपने लगती है और काला छाया दर्द से कहरानी करने लगता है। नहीं, यह संभव नहीं है। निहारिका ने जल्दी से आरव को उठाया, लेकिन तभी साया ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। पूरी गुफा झटके से हिल गई और ऐसा लगा मानो छत गिरने वाली हो। पांडे ने पंडित जी द्वारा बताए गए अंतिम मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। ॐ असतो मा सदगय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमार अमृतगमय। मंत्र सुनते ही छाया ने एक भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही साया गायब हुआ, हवा शांत हो गई और ऐसा लगा मानो 100 साल बाद इस गुफा में पहली बार शांति लौटी हो। आरव होश में आ जाता है। आरव, क्या तुम ठीक हो? आरव धीरे से आंखें खोलता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में भय और विस्मय में दोनों झलक रहे थे। मैंने उसे देखा था, वो सच में था। वह शायद असली था। पांडे ने गहरी सांस ली और देखा गुफा की दीवारों पर बनी डरावनी चित्र धीरे धीरे मिटने लगे थे। पंडित जी तब गुफा के अंदर आ गए थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर एक अंतिम मंत्र पढ़ा और कहा, श्राप अब समाप्त हो चुका है। इस गांव पर जो काला साया था वह हमेशा के लिए मिट गया है। गांव से साया हट गया था और गांव डर से मुक्त हो गया था। अगले दिन जब आरव, निहारिका और पांडे गांव में लौट, उन्होंने महसूस किया कि गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका है।
वह डर और अजीब सन्नाटा जो हर गली में महसूस होता था अब कहीं नहीं था। गांव के लोग जो हमेशा अपने घर में बंद रहते थे, आप बाहर निकलकर बातें कर रहे थे। बच्चे फिर से खेल रहे थे और मंदिर की घंटियां पहली बार सामान्य रूप से बज रही थीं। गांव के लोगों ने पंडित जी के पास जाकर सिर झुकाया और कहा, आपने हमें श्राप से मुक्त कर दिया है, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। यह केवल मैं नहीं बल्कि इन बच्चों के कारण हुआ है। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद करते हैं। आरव और निहारिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने गांव के इस इतिहास को उजागर किया था जो 100 साल पहले से दबा पड़ा था। हमारी यह कहानी खत्म हो चुकी है। नई हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। लेकिन क्या सच में यह अंत था? जब सभी गांव वाले खुशियां माना रहे थे, तभी एक बच्चे ने एक अजीब सा पत्थर उठाया। वह पत्थर वैसा ही था जैसा आरव और निहारिका ने गुफा में देखा था। जैसे ही बच्चे ने उसको छुआ, अचानक हवा में फिर से ठंडी हो गई थी। उसने धीरे से पत्थर को पलटा। पीछे एक अजीब काल चिहान बना हुआ था और जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, हवा में एक धीमी और डरावनी हो जाती है। फुसफुसाहट गूंजने लगी। मैं हमेशा के लिए नहीं गई। बच्चा बुरी तरह डरकर पत्थर छोड़कर पीछे हट गया और हवा में अचानक एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी। सभी लोग डर से कांपने लगे थे, लेकिन पंडित किशोरी ने तुरंत कहा, यह शरीफ शुरुआत है। यह शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। आरव और निहारिका जो इस तरह से को सुलझाने के बाद सोच ही रहे कि थे कि अब कुछ खत्म हो गया है, फिर से तनाव महसूस करने लगते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है पंडित जी? आरव पंडित जी से पहले जवाब दे देता है। हाँ, इसका उपाय है। चंद्रिका को अपमानित किया गया था, उसे सम्मानित की आवश्यकता थी। अगर हम चंद्रिका से माफी मांगे और उन्हें सम्मान दे तो यह संकट दूर हो सकता है। हाँ, हमें चंद्रिका को न्याय दिलाना होगा। लेकिन हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी एक मूर्ति बनवानी चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। गांव वाले उन्हें उसी दिन से चंद्रिका को सम्मान देने लगते हैं और चंद्रिका को उसे दिन के बाद मुक्ति मिल जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और साहस से ही हम किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें।